हेमंत ने हेमंत ने जो जो मेरे बारे में बताया, अच्छा, वो बताने का पूरा एडवांस पेमेंट इन्होंने लिया था हमसे। और हम लोगों में ये तय रहता है, पहले हम बता देते हैं कि इनके बाद तुम उठ के चले जाना, हमको बुला देना। अब हम अभिनय ऐसा कर रहे थे जैसे हमको पता ही नहीं कि ये क्यों आ गए। हमको बाकायदे पता था कि ये आएंगे। और पवार जी ने जो लिख के दिया वो मैं उनके बारे में बोलूँगा। अब इन्होंने हमसे कहा कि इसमें एक चीज़ सच है पूरी, बाकी भी पूरी सच है, ऐसा नहीं सारी सच है। इन्होंने कहा कि 25 देशों की यात्रा करें आए, आपके पास मान लेने के अलावा कोई ऑप्शन है आपको मानना ही पड़ेगा कि गए। न तो आप हमारा पासपोर्ट चेक कर रहे हो, न वीजा चेक कर रहे हो। हम कभी लोग ऐसे खूब विदेश यात्रा करते हैं। तो वैसे पवार सर बैठे हैं, सबसे बड़े कवि हैं। बाकी सब ने तो बहुत कम यात्राएं की हैं, किसी ने 5, किसी ने 8। पवार जी ने 40 देशों की यात्रा की है, उनके लिए जोरदार तालियां। लेकिन चांस की बात ये है कि मैं उम्र से छोटा हूँ, लेकिन बाय द वे मेरी 45 देशों की यात्रा है। तो आप अब ताली बजाइए इस बात को, गलत बता रहा। और 46वें देश में मेरा हवाई जहाज लैंड करने ही वाला था भार्गव साहब। 46वें देश में मेरा हवाई जहाज लैंड करने ही वाला था कि हेमंत ने जगा दिया, बोले दादा उठो मुझसे भागवा। इसी तरह से आता है सैनिक में। मैं बहुत समय नहीं लूँगा। मैंने जैसा पहले आपसे कहा कि मुझे अगले साल बुलाइएगा तो मैं सिर्फ कविता सुनाऊंगा, और इस बार मैंने संचालन किया है, कार्यवाहक संचालक था मैं। अभी सैनिक की बात बहुत सारे लोगों ने की, मैं सिर्फ 15-20 सेकंड माइक पर रहना चाहता हूँ। सुना दीजिए। मैं बताऊं कि मैं एक चैनल का हेड था, मुंबई रहता था। नहीं, बिल्कुल सच कह रहा हूँ, झूठ में देखने में लगता नहीं चैनल हेड, लेकिन मैं रहा हूँ चैनल हेड, देखने में नहीं लगता। तो जिसमें ये मुंबई में बम विस्फोट हुए हैं, उस समय मैं मुंबई में ही रहता था। तो जब बम विस्फोट हुए ताज होटल में, यहाँ वहाँ सब हुए थे, तो हम खुद नहीं गए, हमने अपने रिपोर्टर्स भेजे। जहाँ बम फटता वहाँ संपादक खुद नहीं जाता, अपने रिपोर्टर भेजता है। ये जगदीप बंसल भी हैं, ब्यूरो चीफ हैं बड़े अखबार के, को थोड़ी जाते जहाँ गोली चलती है, रिपोर्टर भेजते। तो जब वो सब हो गया, 5-7 दिन बीत गए, थोड़ी शांति हो गई। बिल्कुल सच्ची घटना आपको बता रहा हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हास्य से देशभक्ति कैसे निकाली जा सकती है। वीर रस के बहुत बड़े कवि हम सबके आदरणीय पवार जी की अध्यक्षता है। तो मैं 5-6 दिन बाद वहाँ गया, तो वही ताज होटल के सामने गेटवे ऑफ इंडिया के पास जा रहा था, तो देखा एक बम पड़ा हुआ है। तो मैंने उस बम से बात की, मैं बम से बात करूंगा और आपका ठहाका और देशभक्ति सब एक साथ निकले। बम पड़ा हुआ था, तो हमने कहा क्यों भाई बम भाई, तुम क्यों नहीं फटे? सारे बम फटे, तुम नहीं फटे? तो बम ने कहा कि सर मैं कैसे फटता, मैं तो मेड इन इंडिया हूँ। तो हमने कहा भाई तुमने तो नाक कटवा दी, मेड इन इंडिया और नहीं फटे, बाकी बम फटे। अब जो बम का जवाब है उसमें आज इतनी तालियां बजे कि अभी तक उतनी तालियां न बजी हो इस पंडाल में। बम ने, हमने कहा तुम नहीं फटे, बहुत नाक कटवा दी। तो बम का जवाब, बम ने कहा अस्थाना जी वो लोग तो निर्लज्ज थे ही जिन्होंने मुझको विदेशियों के हाथ में बेच दिया था, लेकिन मैं इतना निर्लज्ज नहीं था कि अपने भाइयों पर फटता। एक बार और ताली बजाइए थोड़ा सा, थोड़ी सी चाय बन। और भारत माता की। देखिए क्या है, हास्य कवियों को कोई देशभक्त समझता नहीं है। हम लोगों को सब लाइटली लेते हैं, एक हल्के, मतलब लाइटली को हिंदी में हल्के में कहते हैं।
अच्छा ये लाइटली अंग्रेजी नहीं समझता है, हमको पता नहीं था, तुम लाइटली लेते हो, लाइटली लेते हैं। मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ कि सामने चाय बट रही है, बस मुश्किल से 10 सेकंड की बात है, तो हम लोगों को हल्के में सब लेते हैं, हास्य कवियों को। वीर रस का कवि है, हमसे उम्र में छोटा है, पेमेंट भी हमसे कम लेता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसको बहुत गहराई से लोग लेते हैं। हम सीनियर हैं, हम ज़्यादा पेमेंट भी लेते हैं, ज़्यादा बोलते भी हैं, लेकिन हमको लोग हास्य कवि ही समझते हैं। तो ये बड़ी त्रासदी है। इसमें माधव मधुकर ने एक शेर कहा था कि होठों की हंसी देख ली, अंदर नहीं देखा, होठों की हंसी देख ली, अंदर नहीं देखा, यारों ने मेरे गम का समंदर। ऐसा नहीं कि हाथ से कभी देख, गौरी तो पढ़ के चली गई सीमा पार, गई कहाँ, ये तो अच्छा खाना खाने गए, तो चलो ठीक है। मैं ही एक संचालक ऐसा हूँ जो बेचारा लेबर क्लास का हूँ। अच्छा संचालक को बिठा दो, उसको बाकी सब में जा के खाए आते हैं, संचालक बैठा सबकी तारीफें करता रहता, सब जाके अपना खा पी आते हैं। इवन कि विधायक जी भी जाके खाया। अच्छा विधायक खाए ना तो विधायक खाएगा, बोलना भूल गया भी चलो, तो उसका अर्थ का दर्द हो गया, खाना कहने जा रहे थे, खाना ना खाए तो कैसे चले। तो सैनिक की बात की सबने, बहुत सारे लोगों ने, निर्भीक ने सैनिक के बच्चे की बात की, गौरी ने भी सैनिक की पत्नी की होली बताई, मैं भी सैनिक की ही बात करता हूँ। इसमें फिर मैं हास्य के माध्यम से देशभक्ति के चरमोत्कर्ष पर आपको ले चलूंगा। हमारे देश के सैनिक जब लड़ने जाते हैं, हमारा परमानेंट दुश्मन जो है वो पाकिस्तान है। चीन चाहे जितना कुछ करे, वो उतना गहरा दुश्मन लगता ही नहीं, पता नहीं क्यों, तो होता रहेगा अपना उधर डोकलाम, हमको लगता है जैसे हमारे यहाँ हो ही नहीं रहा कुछ, और इधर यहाँ इधर लाहौर की तरफ कुछ हो जाता है तो लगता है कि यार दुश्मनी है। पाकिस्तान परमानेंट दुश्मन है। अगर हम पाकिस्तान को अपने में मिला लें तो हमको लगता है कि हमारे यहाँ से दुश्मनी खत्म ही हो जाएगी। तो ये होता है, पाकिस्तान के सैनिक लड़ते हैं हमसे, हम पाकिस्तान के सैनिक से लड़ते हैं। हमारे जब सैनिक लड़ने जाते हैं, जुड़े रहिएगा, मुश्किल से 15 सेकंड का मेरी पारी है, मैं कोई कविता नहीं सुनाऊंगा, मैं कविता अगले साल सुनाऊंगा। जब हमारे सैनिक लड़ने जाते हैं तो पूरी हिम्मत के साथ, हौसले के साथ लड़ने जाते हैं। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान के सैनिक भी हौसले के साथ, हिम्मत के साथ लड़ने आते होंगे। हमारे जब सैनिक, जुड़े रहिएगा, हमारे जब सैनिक लड़ने जाते हैं तो अपने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद देकर जाते हैं। मेरा ये विश्वास है कि पाकिस्तान भले हमारा दुश्मन है, लेकिन उसके भी सैनिक अपने वालिदैन से दुआएं लेकर के ही, सर पे हाथ फिरवा के ही आते होंगे। हमारे सैनिक भी जब सीमा पर होते हैं, युद्ध पर, लाम पर जब होते हैं, तो अपने घर में चिट्ठी लिखते हैं। मेरा पक्का यकीन है कि पाकिस्तान के सैनिक भी चिट्ठी लिखते होंगे। मैं 10 सेकंड की एक चिट्ठी सुनाता हूँ और उसके बाद मैं आदरणीय डॉक्टर हरिओम पवार को आमंत्रित करता हूँ। जरा 4-5 लोग ताली बजाई तो मेरा माहौल बन जाएगा। बहुत तेज तालियों में कई बार मेरा हार्ट फेल भी हो चुका है। तो लखनऊ में नाजिर नजर आती हूँ, पाकिस्तान के सैनिक की चिट्ठी। जान से भी ज्यादा अजीज बेगम जहारा, अस्सलाम वालेकुम। अबे तुम बेगम कहाँ हो जो वालेकुम? अच्छा सुनिए, जान से भी ज्यादा अजीज बेगम जहारा, अस्सलाम वालेकुम। हम हिंदुस्तान की फौज से जी तोड़ जंग कर रहे हैं। हमारे फौजी जियाले बनकर हिंदुस्तान की फौज से लोहा ले रहे हैं। बेगम, 3 दिन पहले की बात है कि हमने हिंदुस्तान की फौज को मजबूर कर दिया कि वो हमें 5 किलोमीटर पीछे खदेड़े। 2 दिन पहले की बात है। आप अपनी तालियों का
विस्फोट तैयार रखिएगा अंतिम पंक्ति पर, और इतनी अच्छी तालियां कि मेरी सारी थकावट दूर हो जाए। 3 दिन पहले मैंने पाकिस्तान हमारी फौज ने हिंदुस्तान की फौज को मजबूर कर दिया कि वो हमें 3 किलोमीटर पीछे खदेड़े। परसों की बात है बेगम, हम 2 किलोमीटर और पीछे आए हैं और कल शाम तक हम लोग 1 किलोमीटर और कराची की तरफ बढ़े हैं। बेगम, अगर जंग ऐसे ही चलती रही तो इंशाअल्लाह ईद घर पे ही मनाएंगे। जवाब नहीं आपका। कमाल, बहुत धन्यवाद। और कभी चाहे तो चांद सितारों के भी साथ विहर सकता है, उसके केवल 2 छंदों में सारा स्वर्ग उतर सकता है। कवि के अंदर वो ताकत होती है। हिंदुस्तान की जब जंग आज़ादी चल रही थी, जब आज़ादी का युद्ध चल रहा था, तो उसमें क्रांतिकारियों की भूमिका तो थी ही, सत्याग्रह की भी भूमिका थी। गांधी को लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये कभी कभी मेरे मन में आता है कि गांधी के भीतर कोई ना कोई तो ऐसी ताकत थी कि उसके पीछे करोड़ों लोग चल देते थे। कुछ भी रहा हो, मैं किसी राजनीतिक आलोचना प्रत्यालोचना की बात नहीं कर रहा। किसी कवि ने लिखा, चल पड़े जिधर तो डगमग में चल पड़े कोटि पर उसी तरह से कविताएं बनी। उस समय क्रांतिकारियों का जोश, सत्याग्रहियों का हट और कवियों की कविताओं ने चेतना जगाई थी। उस समय जो कविताएं लिखी गई वो जागरण की कविताएं लिखी गई, अंग्रेजों के खिलाफ कविताएं लिखी गई। लोगों के भीतर उत्साह जगा, उनके अंदर जोश आया, उनके अंदर हिम्मत पनपी। तो आज़ादी हमें हो सकता है कि मिलती 1948 में मिलती, 1950 में मिलती, लेकिन इन कविताओं का भी योगदान मैं मानता हूँ कि आज़ादी हमें मिलने में थोड़ी आसानी हुई, थोड़ी जल्दी हुई। मैं 4-6 पंक्तियाँ कहना चाहता था, लेकिन अब मैं 4-6 पंक्तियाँ नहीं कहना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद उत्साह के गीत लिखे गए, नवनिर्माण के गीत लिखे गए, क्योंकि तब हम बहुत उत्साह में थे, हम खुशी में थे, हमें आज़ादी मिली। फिर उसके बाद जब हम आज़ादी का मूल्यांकन करते रहे तो हमने देखा कि जिस उत्साह की हम कविताएं लिख रहे हैं, वहाँ पर तो हमारा राष्ट्र खरा नहीं उतर पा रहा है। तो आक्रोश की कविताएं आई। सन 70 के बाद इमरजेंसी लगी, कविताओं का रुख बिल्कुल बदल गया। उसके बाद फिर जागरण की कविताएं आई, चेतना की कविताएं करी गई। आज जो है कविता का जो दौर आया है, आप इस बात पर ताली बजाइएगा, मैं किसी सरकार का 1 भी % किसी का न समर्थक हूँ न विरोधी हूँ, लेकिन मैं पवार जी की पंक्ति का व्यक्ति हूँ। मैं जो देखता हूँ वही कह रहा हूँ कि इधर पिछले कुछ वर्षों में हमने स्वाभिमान जीना सीख लिया है। अब स्वाभिमान की कविताएं लिखेगा और पवार जी उसी स्वाभिमान के दिशावाहक हैं, उसी स्वाभिमान के अग्रदूत हैं, उसी स्वाभिमान के राजदूत हैं। मैं चाहता हूं कि कविता के इस राजदूत के लिए दोनों हाथों पर उठाकर 2 तालियां बजाई और आदरणीय पवार साहब हैं और उनके लिए कुर्सी की व्यवस्था है। देखिए, मैं एक आज्ञा मांगता हूँ, मेरे घुटने में चोट लगी हुई है, मुझे बैठ के कविता पाठ की अनुमति आप दे दीजिए। ताली बजा।